हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर के आया हूँ। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को अगर आप लर्न करेंगे और ये थ्योरी अगर आपको आती है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का इजीली जवाब दे सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ले रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन यूनिट से है, जो कि आपकी यूनिट 9th है केमिस्ट्री की। तो उसी का ये एक टॉपिक है, क्योंकि इसी यूनिट में मैंने आपको पहले वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बताई थी। बट वो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी एस्पेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाती है। ना तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप बता पाती है हमें, ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा उसके बारे में डिटेल दे पाती है, ना वो थ्योरी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर, जो वर्नर ने दी थी। उसी के बिहाफ पर अब एक नए साइंटिस्ट जिसका नाम पॉलिंग है, उसने VBT दी। ये VBT 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो VBT करनी ही है। ये जो थ्योरी है जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप या डेरिवेशन टाइप या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं। नीट और JEE मेंस के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपसे शेप पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर या कलरलेस होना पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको VBT के अंदर मिलेंगे। तो ये थ्योरी जिसके 4 पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स टोटली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं। इसलिए मैं ये VBT आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वाई। तो उन सब के आंसर भी आप इस थ्योरी से कर पाएंगे। तो मैं आज इस थ्योरी के फर्स्ट डे लेक्चर के अंदर आपको इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये थ्योरी क्या कहती है। इसके सेकेंड डे लेक्चर के अंदर मैं इसके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करूंगा VBT के थ्रू, और फिर थर्ड डे के अंदर इस VBT की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा थर्ड लेक्चर के अंदर। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि VBT के ऊपर है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि डेवलप्ड हुई थी पॉलिंग साइंटिस्ट के थ्रू। तो पॉलिंग साइंटिस्ट ने VBT के जो पोस्टुलेट्स या जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, हम लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम की बॉन्डिंग को भी और अच्छे से समझ पाएंगे, हम उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, उनके कलर और उनकी ज्योमेट्री को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये VBT पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी VBT है और फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आपके पास ये जो VBT है, ये VBT डेवलप्ड हुई थी किसके थ्रू, पॉलिंग के थ्रू। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो JEE मेंस और नीट के अंदर या एडवांस के अंदर आपसे पूछा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, अब तो CBSE भी 1 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चंस देने वाली है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सी 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आने वाले हैं। तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन CBSE के अंदर भी आने के चांस है। देखिए, सबसे पहले आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है
कि एक सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए किसके पास। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टोटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए होती है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन जो एटम होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो सब सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, ए सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना उसमें सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसमें सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स, ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन उन लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग बना सके जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम के अंदर सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो वहां पर लिगेंड अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा और वहां पर क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है कैन यूज appropriate number of sp and d orbitals for hybridization depending upon total number of ligands। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो उन दोनों केसेस में ही एक लो स्पिन है और एक हाई स्पिन है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू मीन बाय लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और वो कैसे जनरेट होते हैं। अभी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सिर्फ वीबीटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वीबीटी का सेकंड पॉइंट आपको बता रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो यूज करता है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एस, पी और डी। एप्रोप्रिएट मतलब उसे जितने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट क्या करने के लिए, लिगेंड्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए। क्योंकि जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा ना तब तक आप शेप नहीं बता सकते किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन कैन यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एस, पी और डी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये हाइब्रिडाइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करेगा। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हैं तो वहां 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ये टेबल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब मैंने आपको कराया तो वहां पर मैं ये टेबल आपको ज्योमेट्री के लिए बता चुका हूं कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के अंदर 4 लिगेंड्स हैं तो 4 लिगेंड्स होने का 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक तो वो sp3 शो कर सकता है, वहां पर उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर या 4 लिगेंड्स के साथ ही उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है। और जब dsp2 होगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो सीधी सी बात है कि वीबीटी का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है आपको कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ s, p और d ऑर्बिटल्स को यूज करता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। वीबीटी का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है द हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अलाउ करते हैं ओवरलैप करने के लिए विद दोज लिगेंड्स ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना सेंट्रल मेटल आयन के,
वो अलाउ करते हैं कि वो ओवरलैप कर जाएं। किसके ऊपर ओवरलैप कर जाएं? लिगेंड्स के उन ऑर्बिटल्स के ऊपर जो कि एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। किसको बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि लिगेंड्स भी तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप with those ligand orbitals that can donate an electron pair for bonding। मतलब हर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। कौन सी बॉन्डिंग के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कौन करता है? लिगेंड करता है। तो वहां पर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप कर जाता है उन लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स पर जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज द आउटर ऑर्बिटल, जिसे आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, और इनर ऑर्बिटल जिसे आप लो स्पिन बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस, आर फॉर्म्ड, जो कि डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर आउटर डी ऑर्बिटल्स और इनर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। वीबीटी आपको कहती है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही हम आउटर डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम इनर डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये दोनों में से कोई एक स्पिन बनेगा। अगर आउटर डी ऑर्बिटल बन रहा है, इसका मतलब वो क्या यूज कर रहा है? आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। उस सेंट्रल मेटल एटम के बाहर वाले डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है फॉर मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड सुटेबल नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूज करने के लिए, ताकि उसे एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिल जाए विद डेफिनेट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और अगर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल बना रहा है तो वो कौन से डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है? वो इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये है आपकी थ्योरी जो कि वीबीटी के नाम से जानी जाती है। और किसने दी है? पॉलिंग ने दी। पॉलिंग वो साइंटिस्ट है जिसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वीबीटी को डेवलप किया। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं इसका फोर्थ पॉइंट। मैं आपको पहले भी एक वो टेबल एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं वीबीटी का आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो उस एग्जांपल में क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम और आयन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और क्यों ऐसा होगा। वो इनर ही आउटर वाला इनर क्यों नहीं बनाएगा और इनर वाला आउटर क्यों नहीं बनाएगा, ये भी मैं आपको आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको वीबीटी के बारे में बता रहा हूं। जैसे आप देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, और फिर उसके बाद मैं बात करूं ज्योमेट्री की। इसकी बात करूं ज्योमेट्री की, तो मैं आपको ये टेबल ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का शो हो सकता है। वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है या वो d2sp3 भी हो सकता है। अब देखिए, पहले वाले एग्जांपल में हमने बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया। कौन सा बाहर वाला? एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। जब मैं बाहर वाला d, ये देखो बाद में आ रहा है ना d, इसका मतलब मैं बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज कर रहा हूं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री तो सेम ही होगी। क्या? ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल।
बट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि अगर D बाद में आ रहा है D स्क्वायर तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए D कौन सा आ रहा है, पहले D स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट ज्योमेट्री तो इसकी भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही होगा, बट डिपेंड करेगा कि आप जो D ऑर्बिटल यूज कर रहे हो वो D ऑर्बिटल आप बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज कर रहे हो मेटल एटम और आयन का, या आप अंदर वाला D ऑर्बिटल यूज कर रहे हो मेटल एटम और आयन का। जब आप बाहर वाला यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और जब आप अंदर वाला D स्क्वायर यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आज आपको इस लेक्चर के अंदर VBT को एक्सप्लेन किया, जिसमें से इंटरनली क्वेश्चंस तो 2 या 3 ही बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि VBT को डेवलप किसने किया। तो VBT को डेवलप किया पॉलिंग साइंटिस्ट ने। और VBT किस लिए डेवलप हुई, VBT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट डिटेल को देने के लिए डेवलप की गई। वो कंप्लीट डिटेल क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने लिगेंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कितने ऑर्बिटल्स को यूज़ करके कितने लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड किस ज्योमेट्री का होगा, कलर शो करेगा या नहीं कलर शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जब VBT के थ्रू जब आप क्वेश्चंस को करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, जो कि मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ आपको VBT एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले आप VBT के इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें और इस लेक्चर को लर्न कर लें। और इसी लेक्चर से रिलेटेड मैंने आपको एक टेबल भी दी थी, वो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला जो लेक्चर था उसी के साथ मैंने ये टेबल दी थी, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन भी बता रखा है और उनकी ज्योमेट्री भी बता रखी है। वो टेबल भी VBT की ही टेबल थी, बट वो मैंने वहाँ पर इसलिए दी क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है किसके बिहाफ पर, VBT के बिहाफ पर, डेवलप्ड बाय पॉलिंग, और टोटली डिपेंड करेंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स पर, वो भी सूटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके, सेंट्रल मेटल एटम के या आयन के, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं किसके साथ, लिगेंड के साथ, राइट स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए इस लेक्चर को, और आगे आने वाला जो लेक्चर है वो आपको VBT की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है विद एग्जाम्पल। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो लेक्चर है जिसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। गुड लक।